नमस्कार दोस्तों, आज हम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसके में कौन कौन सी समितियां बनी, कौन कौन से संगठन बने, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन किया गया। ये गठन किया गया था 1962 में। प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई, जिनको कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कहे जाते हैं, इनकी अध्यक्षता में किया गया, जिसने परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत कार्य करना प्रारंभ किया। तो सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन 1962 में प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई, जिनको भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कहा जाता है, इनकी अध्यक्षता में किया गया और परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत इसने कार्य करना प्रारंभ किया। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का पुनर्गठन करके 15 अगस्त 1969 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग का गठन जो है 1972 में किया गया तथा इसरो को अंतरिक्ष विभाग के नियंत्रण में रखा गया। वस्तुतः भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत नवंबर 1963 में तिरुवनंतपुरम स्थित सेंट मेरी मैगडेलेन चर्च के एक कमरे में हुई और 21 नवंबर 1963 को देश का पहला साउंडिंग रॉकेट नाइक एपास अमेरिका निर्मित कोथुम्बा भूमध्य रेखीय रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र से प्रक्षेपित किया गया। तो अभी तक हमने जो पढ़ा उसके अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन 1962 में किया गया और किसके अध्यक्षता में किया गया? प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई, जिनको भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं, और परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत इसने कार्य करना प्रारंभ किया। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का जो है पुनर्गठन किया गया और 15 अगस्त 1969 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना की गई। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों को सुचारू रूप से चलाने के लिए, संचालित करने के लिए अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग सन 1972 में गठन किया गया और इसरो को अंतरिक्ष विभाग के नियंत्रण में रखा गया। वस्तुतः भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत नवंबर 1963 में तिरुवनंतपुरम स्थित सेंट मैरी मैगडेलेन चर्च के एक कमरे में हुई और 21 नवंबर 1963 को देश का पहला साउंडिंग रॉकेट नाइस एपास अमेरिका द्वारा जो निर्मित है, उसको थुम्बा भूमध्य रेखीय रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र से प्रक्षेपित किया गया। अब हम पढ़ेंगे अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण जो घटनाएं अभी तक हुई हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले 4 अक्टूबर 1957 को स्पुतनिक फर्स्ट, जो कि पूर्व सोवियत द्वारा अंतरिक्ष में प्रमोचित जो है सबसे पहला उपग्रह था, और इसके बाद 1957 में स्पुतनिक सेकंड अंतरिक्ष में जीवित कुत्ते लाइका को ले जाने वाला पहला उपग्रह। इसके बाद 18 दिसंबर 1958 को स्कोर, इसका काम क्या था कि अंतरिक्ष में स्थापित यह पहला जो है संचार उपग्रह था। लूना 3 पहला अंतरिक्ष यान, जिसने चंद्रमा के उस पृष्ठ के चित्र भेजे जो पृथ्वी से दिखाई नहीं पड़ते थे। तो लूना 3 जो था पहला अंतरिक्ष यान था जिसने चंद्रमा के उस पृष्ठ के चित्र भेजे जो पृथ्वी से दिखाई नहीं पड़ते थे। वोस्टॉक 1, इसमें जो है मानव द्वारा पहली अंतरिक्ष यात्रा। पूर्व में सोवियत संघ के यूरी गागरिन ने पृथ्वी का एक परिक्रमण 12 अप्रैल 1961 में किया। तो वोस्टॉक 1 जो है इसमें मानव द्वारा पहली बार जो है अंतरिक्ष की यात्रा की गई, जिसमें यूरी गागरिन ने पृथ्वी की एक परिक्रमण 12 अप्रैल 1961 में किया। इसके बाद वोस्टॉक 6, इसमें जो है पूर्व सोवियत संघ की वेलेंटाइना टेरेस्कोवा प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री बनी। वोस्टॉक 6 की तरफ से गई जो है। इसके अलावा इंटेलसेट जो है इसका प्रयोग व्यावसायिक उपयोग के लिए पहला संचार उपग्रह था ये इंटेलसेट। इसके बाद 1965 में वेनेरा पहला अंतरिक्ष यान जो किसी अन्य ग्रह अर्थात शुक्र ग्रह पर उतरा था।
वेनेरा 3 पहला अंतरिक्ष यान था जो किसी अन्य ग्रह अर्थात शुक्र ग्रह पर उतरा था। लूना 9 यह चंद्रमा की तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। सोयूज 4 यह पहला प्रयोगात्मक अंतरिक्ष केंद्र है। अपोलो 11 जो कि 16/7/1969 में, इसमें नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले मानव बने और इसके बाद एडविन एड्रिन चंद्रमा की धरती पर उतरा। 19/5/1971 को मार्स 2 मंगल ग्रह पर पहली बार अंतरिक्ष यान को उतारा गया मार्स 2 मिशन के तहत। अंतरिक्ष केंद्र और इकाइयाँ। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो कि तिरुवनंतपुरम में स्थित है। यह केंद्र रॉकेट अनुसंधान तथा प्रक्षेपण यान विकास परियोजनाओं को बनाने और उनको क्रियान्वित करने में अग्रणी भूमिका निभाता है और अभी तक के सभी प्रक्षेपास्त्र यानों तथा SLV-3, SLV, PSLV और GSLV को इसी केंद्र में जो है विकसित किया गया है। इसरो उपग्रह केंद्र बेंगलुरु जो कि इस केंद्र में उपग्रह परियोजनाओं के डिजाइन, निर्माण, परीक्षण और प्रबंधन का कार्य जो है संपन्न किया जाता है। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र अहमदाबाद। इस केंद्र के प्रमुख कार्यों में दूरसंचार, टेलीविजन, में उपग्रहों का प्रयोग, सांस्कृतिक संसाधनों, प्राकृतिक संसाधनों के सर्वेक्षण और प्रबंधन के लिए दूर संवेदन, मौसम विज्ञान, भूमापन, पर्यावरण पर्यवेक्षण आदि शामिल है, जो कि अंतरिक्ष उपयोग केंद्र अहमदाबाद से ये सब काम होते हैं। इसके बाद सार जो कि केंद्र है श्रीहरिकोटा में है। ये श्रीहरिकोटा यह इसरो का प्रमुख प्रक्षेपण केंद्र है जो आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट पर स्थित है और इस केंद्र में भारतीय प्रक्षेपण यान के ठोस ईंधन रॉकेट के विभिन्न चरणों पर पृथ्वी का परीक्षण तथा प्रणोदक एवं प्रसंस्करण भी किया जाता है। द्रव प्रणोदक प्रणाली केंद्र ये तिरुवनंतपुरम में स्थित है। बेंगलोर और महेंद्रगिरी जो कि तमिलनाडु में इस केंद्र की शाखाएं हैं। द्रव प्रणोदक प्रणाली जो कि तिरुवनंतपुरम में स्थित है, इसमें जो है बेंगलोर और महेंद्रगिरी तमिलनाडु इस केंद्र की शाखाएं हैं। यह केंद्र इसरो के उपग्रह प्रक्षेपण यानों और उपग्रहों के लिए द्रव ईंधन से चलने वाली चालक नियंत्रण प्रणालियों और इंजनों के डिजाइन, विकास और आपूर्ति के लिए कार्यरत है। महेंद्रगिरी में द्रव ईंधन से चलने वाले रॉकेट इंजनों का परीक्षण सुविधा उपलब्ध है। इसरो टेलीमेट्री निगरानी एवं नियंत्रण नेटवर्क, इस नेटवर्क का मुख्यालय तथा उपग्रह नियंत्रण केंद्र बेंगलुरु में स्थित है। श्रीहरिकोटा, तिरुवनंतपुरम, बेंगलोर, लखनऊ, पोर्ट ब्लेयर और मॉरिशस इसके भूकेंद्र है। प्रमुख कार्य इसरो के प्रक्षेपण यानों एवं उपग्रह मिशनों तथा अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों को टेलीमेट्री निगरानी और नियंत्रण सुविधाएं प्रदान करना। मुख्य नियंत्रक सुविधा शासन इनसेट उपग्रह के प्रक्षेपण के बाद सभी गतिविधियां उपग्रह और कक्षा में स्थापित करना। केंद्र के उपग्रह को विनियमित संपर्क स्थापित करना। कक्षा में उपग्रह की सभी क्रियाओं की निगरानी, नियंत्रण और दायित्व कर्नाटक हासन स्थित मुख्य नियंत्रण सुविधा के पास से है और इसरो का दूसरा मुख्य नियंत्रण सुविधा केंद्र मध्य प्रदेश के भोपाल में 11 अप्रैल 2005 को स्थापित किया गया था। जो इसरो का दूसरा मुख्य नियंत्रण सुविधा केंद्र है वो मध्य प्रदेश के भोपाल में 11 अप्रैल 2005 को स्थापित किया गया था। इसरो जड़त्व प्रणाली इकाई तिरुवनंतपुरम में स्थित है। इसके अलावा भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में स्थित है। राष्ट्रीय दूरसंचार एजेंसी हैदराबाद में स्थित है। प्रमुख भारतीय उपग्रह काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। तो सबसे पहले जो है आर्यभट्ट, स्वदेशी तकनीकी से निर्मित प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 को पूर्व सोवियत संघ के बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र से इंटर कॉस्मोस प्रक्षेपण यान द्वारा पृथ्वी के निकट वृत्तीय कक्षा में 594 किलोमीटर की ऊंचाई पर सफलतापूर्वक स्थापित किया गया और इसका वजन 360 किलोग्राम था। यह अभियान के 3 प्रमुख लक्ष्य थे।
वायु विज्ञान प्रयोग, सौर भौतिकी प्रयोग एवं एक्स किरण खगोल की। तो प्रमुख भारतीय उपग्रह में सबसे पहले आर्यभट्ट का नाम आता है, जो कि स्वदेशी तकनीक से निर्मित प्रथम भारतीय उपग्रह। आर्यभट्ट को जो है 19 अप्रैल 1975 को पूर्व सोवियत संघ के बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र सेंटर कॉस्मोस प्रक्षेपण यान द्वारा पृथ्वी के निकट कक्षा से 594 किलोमीटर की ऊंचाई पर सफलतापूर्वक स्थापित किया गया और इसका वजन 360 किलोग्राम था। और इस अभियान के 3 प्रमुख लक्ष्य थे: वायु विज्ञान प्रयोग, सौर भौतिकी प्रयोग एवं एक्स खगोल की। इस उपग्रह में संचार व्यवस्था से जुड़े हुए प्रयोग किए गए। विशुद्ध रूप से वैज्ञानिक उपग्रह के रूप में विकसित आर्यभट्ट को सक्रिय कार्यविधि मात्र 6 माह निर्धारित की गई थी, परंतु इसने मार्च 1980 तक अंतरिक्ष से आंकड़े भेजने का कार्य किया। अब उपग्रहों के प्रकार हम पढ़ेंगे। तो उपग्रह जो होते हैं, परिक्रमा पथ के मापदंडों के आधार पर उपग्रहों को 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला, निम्न भूकक्षीय कक्षा, लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट। इस प्रकार के उपग्रह सामान्यतः एक अंडाकार कक्षा में 200 से 600 किलोमीटर की सीमा में कार्यरत रहते हैं। जो लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट, निम्न भूकक्षीय कक्षा के जो उपग्रह होते हैं, वो सामान्यतः 200 से 600 किलोमीटर की सीमा में कार्यरत होते हैं। सौर तुल्यकालिक कक्षीय उपग्रह, सन सिंक्रोनियस ऑर्बिट सैटेलाइट। इस प्रकार के उपग्रह निकटवर्तीय ध्रुवीय कक्षाओं में उत्तर से दक्षिण की ओर चलते हुए एक निश्चित ऊंचाई पर 500 से 1000 किलोमीटर तक अपना कार्य करते हैं। और जब ये उपग्रह उत्तर से दक्षिण की ओर गुजरते हैं तो पृथ्वी की सतह पर एक कटी हुई फसल जैसी सुस्थिर सौर दीप्त दृश्य मान होता है। और PSLV से छोड़ा गया भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह IRS जो होता है, वो सौर तुल्यकालिक कक्षीय उपग्रह में आता है। इसके अलावा होता है भूतुल्यकालिक उपग्रह, जियो सिंक्रोनियस सैटेलाइट। तो इसके अंतर्गत ये उपग्रह एक वृत्तीय कक्षा में जो है वृत्ताकार विषुवतीय कक्षा में 36,000 किलोमीटर की निश्चित ऊंचाई पर 24 घंटे में एक बार पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। चूंकि पृथ्वी अपनी धुरी पर इतने ही समय में परिभ्रमण करती है, अतः ये पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर प्रतीत होते हैं। इनसेट श्रेणी के उपग्रह जो होते हैं, वो भू तुल्यकालिक उपग्रह जियो सिंक्रोनियस सैटेलाइट के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा है दीर्घवृत्तीय मेलोनिया कक्ष। इसमें जो है 504 किलोमीटर से लेकर 39,834 किलोमीटर अपभू इसकी ऊंचाई पर भ्रमण करने वाला उपग्रह जो होता है, वो दीर्घवृत्तीय जो है मोलनिया कक्षा के जो है ऑर्बिट उपग्रह कहलाते हैं। इसके बाद भास्कर फर्स्ट प्रायोगिक पृथ्वी के पर्यवेक्षण उपग्रह। भास्कर फर्स्ट को 7 जून 1979 को पूर्व सोवियत संघ के प्रक्षेपण केंद्र बैकानूर से एंटर कॉस्मोस प्रक्षेपण यान द्वारा पृथ्वी से 525 किलोमीटर की ऊंचाई पर निर्धारित कक्षा से सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। और इसका लक्ष्य जल विज्ञान, हिमगलन, समुद्र विज्ञान, वनिकी क्षेत्र एवं भू पर्यटन अनुसंधान करना था। और इसने 1 अगस्त 1981 से कार्य करना जो है बंद कर दिया। तो भास्कर प्रथम जो है वो प्रायोगिक पृथ्वी पर्यवेक्षण उपग्रह भास्कर फर्स्ट जो है 7 जून 1979 को पूर्व सोवियत संघ के प्रक्षेपण केंद्र बैकानूर के एंटर कॉस्मोस प्रक्षेपण यान द्वारा पृथ्वी से 525 किलोमीटर की ऊंचाई पर सफलतापूर्वक स्थापित किया गया था। और इसका लक्ष्य जो था वो जल विज्ञान, हिमगलन, समुद्र विज्ञान एवं वनिकी के क्षेत्र में भू पर्यवेक्षण अनुसंधान करना था। और इसने 1 अगस्त 1981 से काम करना बंद कर दिया था। इसके बाद भास्कर सेकंड आया। भास्कर फर्स्ट में संशोधित प्रतिरूप को जो है भास्कर सेकंड में भी रूसी प्रक्षेपण केंद्र बैकानूर से ही 20 नवंबर 1981 को पृथ्वी से 525 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया। और इसका घूर्णन कक्ष तल के लंबवत समीर उपग्रह
उपकरण के कारण भास्कर सेकंड जो अपनी समुद्री सतह के ताप, समुद्रिक स्थिति, बर्फ गिरने एवं पिघलने जैसी अनेक घटनाओं का व्यापक विश्लेषण किया भास्कर सेकंड ने। इसके बाद रोहिणी श्रृंखला के उपग्रह आए। रोहिणी श्रृंखला के जो उपग्रह थे, रोहिणी उपग्रह श्रृंखला के अंतर्गत भारतीय प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा से भारतीय प्रक्षेपण यान PSLV-3 द्वारा 4 उपग्रह प्रक्षेपित किए गया और इस श्रृंखला के उपग्रहों के प्रक्षेपण का मुख्य उद्देश्य भारत के प्रथम उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV-3 का परीक्षण करना था। इस अभियान का प्रथम एवं तृतीय प्रायोगिक परीक्षण असफल रहा। इस अभियान में द्वितीय प्रायोगिक परीक्षण रोहिणी RS-1 को 18 जुलाई 1980 को श्रीहरिकोटा से SLV-3 प्रक्षेपण यान से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया और इस प्रकार रोहिणी SR-1 भारतीय भूमि से भारतीय प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह बना। इसके अंतर्गत जो है रोहिणी 1 RS-1 भारतीय भूमि से भारतीय प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित प्रथम भारतीय उपग्रह बना। इसमें किसी की विदेशी प्रक्षेपण यानों की मदद नहीं ली गई थी। चतुर्थ प्रायोगिक परीक्षण में रोहिणी RSD-2 को 17 अप्रैल 1983 को श्रीहरिकोटा के SLV-3D2 के द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया और इस सफलता ने SLV-3 को एक प्रमाणिक प्रक्षेपण यान सिद्ध कर दिया और भारत को छोटे प्रक्षेपण यानों को विकसित करने वाले देशों की श्रेणी में ला दिया। प्रायोगिक संचार उपग्रह एप्पल भारत का पहला संचार उपग्रह था जिसने भूस्थैतिक कक्षा में स्थापित किया गया और भारत के प्रायोगिक संचार उपग्रह एप्पल को 19 जून 1981 में फ्रेंच गुयाना प्रक्षेपण यान से यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के एरियन 4 प्रक्षेपण यान द्वारा भूस्थिर कक्षा में लगभग 3600 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया और इस उपग्रह का प्रयोग राष्ट्रीय संचार व्यवस्था को आधुनिक बनाने, घरेलू संचार व्यवस्था, रेडियो नेटवर्क, डेटा संप्रेषण, दूर दराज के क्षेत्रों में व्यवस्था स्थापित करने, भूस्थैतिक कक्षा में उपग्रहों के प्रक्षेपण की तकनीकी का ज्ञान प्राप्त करने एवं संचार में प्रयुक्त सी बैंड ट्रांसपोंडर की प्रयोग आदि में जो है किया गया और एप्पल से प्राप्त होने वाली तकनीकी अनुभव से इनसेट श्रृंखला के निर्माण एवं विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो एप्पल से जो भी हमको टेक्नोलॉजी प्राप्त हुई तो उसका प्रयोग हमने इनसेट श्रृंखला के निर्माण एवं विकास में महत्वपूर्ण भूमिका उसकी रही। इसके बाद विस्तारित रोहिणी उपग्रह श्रृंखला सार्स। इस श्रृंखला का उद्देश्य 100 से 150 किलोग्राम वर्ग के उपग्रहों का निर्माण करना था जिन्हें संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ASLV द्वारा छोड़ा गया और इस श्रृंखला के तहत 4 उपग्रह SROS-1, SROS-2, SROS-3 एवं SROS-4 प्रक्षेपित किए गए और SROS-1 एवं SROS-2 जो है असफल रहा और SROS-3 एवं 4 जो है वो सफल है। भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह इनसेट प्रणाली जो है भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली अर्थात इनसेट प्रणाली एक बहुउद्देशीय कार्यरत उपग्रह प्रणाली है जो एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे बड़ी घरेलू संचार उपग्रह प्रणालियों में एक है और इसका उपयोग लंबी दूरी के घरेलू दूरसंचार, ग्रामीण क्षेत्रों के उपग्रहों के माध्यम से सामुदायिक दूरदर्शन के सीधे राष्ट्रव्यापी प्रसारण को बेहतर बनाना, भू-स्थित ट्रांसमीटरों के माध्यम से पुनः प्रसारण हेतु आकाशवाणी तथा दूरदर्शन कार्यक्रमों में देश भर में प्रसारित करना, मौसमों संबंधी जानकारी, वैज्ञानिक अध्ययन हेतु भू सर्वेक्षण तथा आंकड़ों के संप्रेषण में किया गया। इनसेट प्रणाली अंतरिक्ष विज्ञान दूरसंचार विभाग, भारतीय मौसम विभाग, आकाशवाणी दूरसंचार की संयुक्त प्रयास है जबकि इनसेट अंतरिक्ष कार्यक्रमों की व्यवस्था, निगरानी और संचालन का पूर्ण दायित्व अंतरिक्ष विभाग को सौंपा गया है और इनसेट प्रणाली के प्रथम पीढ़ी के 4 उपग्रह इनसेट 1A, इनसेट 1B, इनसेट 1C और 1D, द्वितीय पीढ़ी के 5 उपग्रह इनसेट 2A, इनसेट 2B, 2C, 2D एवं 2E, तृतीय पीढ़ी के 5 उपग्रह 3A, 3B, 3C, 3D एवं 3E तथा चौथी पीढ़ी के 7 उपग्रहों के प्रक्षेपण की योजना बनाई गई। चौथी पीढ़ी के उपग्रह 4A, 4C, 4B
तथा 4CR का प्रक्षेपण भी हो चुका है। भारतीय दूर संवेदी उपग्रह प्रणाली। भारत में राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन प्रणाली की सहायता के लिए भारतीय दूर संवेदी उपग्रह प्रणाली इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट IRS का विकास किया गया और इसका मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों जैसे जल, मृदा, भूजल, सागर, वन आदि का सर्वेक्षण और सतत निगरानी करना है। दूर संवेदी उपग्रह प्रणाली के अंतर्गत पृथ्वी के गर्भ में छिपे संसाधनों को स्पर्श किए बिना ही प्रकीर्णन विधि के द्वारा विश्वसनीय और प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध कराई जाती है और इसके तहत उपग्रह में लगे इलेक्ट्रॉनिक कैमरों से पृथ्वी पर स्थित वस्तुओं का चित्र लेते हैं और उन चित्रों का विश्लेषण से जानकारी प्राप्त करते हुए दूर संवेदी उपग्रह का उपयोग एवं दूर संवेदन की प्रक्रिया को एक निश्चित अंतराल के बाद दोहराकर किसी अन्य विशेष समयानुसार में हो रहे परिवर्तनों की बारीकी से अध्ययन किया जा सकता है। वर्तमान में IRS उपग्रह किसी विशेष स्थान पर लगभग प्रत्येक 3 सप्ताह के बाद गुजरता है और इस प्रणाली के तहत प्रक्षेपित किए गए उपग्रह IRS-1A, IRS-1B, 1E, 1P2, IRS-1C, IRS-P4, IRS-P6, कार्टोसैट-1 एवं कार्टोसैट-2 आदि शामिल हैं। नोट: कार्टोसैट-1 देश का प्रथम मैपिंग सैटेलाइट। जो कार्टोसैट-1 है वो देश का प्रथम मैपिंग सैटेलाइट है। इसके बाद आता है मैटसेट। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के तहत भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 12 सितंबर 2002 को श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान C4 पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV C4 के माध्यम से देश का पहला मौसम संबंधी विशिष्ट उपग्रह मैटसेट को भू-स्थैतिक स्थानांतरण कक्षा जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट में सफलतापूर्वक स्थापित किया और यह पहला मौका था जब किसी भारतीय अंतरिक्ष यान ने 1000 किलोग्राम से अधिक भार के उपग्रह को भू-स्थैतिक कक्षा अर्थात भू-स्थैतिक कक्षा मतलब होता है कि भू-स्थैतिक कक्षा से तात्पर्य है कि जिस गति से पृथ्वी घूमती है उसी कोणीय गति से उपग्रह घूमेगा और जिसके कारण उपग्रह सदा पृथ्वी की एक विशेष स्थान से ऊपर स्थित नजर आएगा में स्थापित किया जाएगा। इसके पूर्व सभी उपग्रह केवल ध्रुवीय कक्षा में स्थापित किए जाते थे। मैटसेट की कक्षा दीर्घ वृत्ताकार जिसमें पृथ्वी के निकटतम बिंदु 250 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और जबकि अधिकतम दूरी 36,000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह भारत का पहला अवसर था जब भारत ने मौसम संबंधी जानकारियों को प्राप्त करने के लिए स्वदेशी प्रक्षेपण यान से विशेष मौसम उपग्रह प्रक्षेपित किया और पूर्व मौसम संबंधी जानकारी इनसेट श्रेणी के उपग्रहों से प्राप्त की जाती थी। एजुसेट 20 सितंबर 2004 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से शिक्षा कार्य के लिए समर्पित दुनिया के पहले उपग्रह एजुसेट को सफलतापूर्वक भू-स्थैतिक कक्षा में स्वदेश निर्मित भू समस्थानिक उपग्रह प्रक्षेपण यान GSLV F-01 की सहायता से स्थापित किया। एजुसेट में समावेश की गई नई प्रौद्योगिकी को I2 नाम दिया गया और जिसकी जीवन अवधि 7 वर्ष निर्धारित की गई। एजुसेट के माध्यम से शिक्षा से जुड़े हुए कार्यक्रम जो है प्रसारित किए जा रहे हैं। नोट: एजुसेट को प्रक्षेपित करने वाले प्रक्षेपण यान का निर्माण विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम में किया गया तथा एजुसेट का निर्माण इसरो के बेंगलोर स्थित केंद्र में किया गया। GSLV की यह पहली कार्यात्मक उड़ान थी। इसके बाद आता है हैमसेट। PSLV C6 द्वारा कार्टोसैट-1 के साथ ही संचार उपग्रह हैमसेट को एक अतिरिक्त उपग्रह के रूप में 5 मई 2005 को छोड़ा गया। हैमसेट एक छोटे आकार का उपग्रह है जिसका उद्देश्य देश और विश्व को शौकिया रेडियो हैम ऑपरेटरों के उपग्रह आधारित रेडियो सेवा मुफ्त उपलब्ध कराना और जिसकी जीवन अवधि लगभग 2 वर्ष है। अंतरिक्ष में प्रथम भारतीय 3 अप्रैल 1984 को स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय बने। कब गए? 3 अप्रैल 1984 को राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय बने। वे 2 अन्य सोवियत अंतरिक्ष यात्रियों के साथ सोयूज
2 अंतरिक्ष यान में कजाकिस्तान के बैकावूर कॉस्मोड्रोम से अंतरिक्ष में गए और स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 11 अप्रैल 1984 को सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लौटे। 3 अप्रैल को गए थे और 11 अप्रैल को जो है वापस पृथ्वी पर लौट आए। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने सोवियत अंतरिक्ष केंद्र पर स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा से बातचीत की और उन्होंने पूछा, अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है? शर्मा का उत्तर था कि सारे जहां से अच्छा। अंतरिक्ष में मानव भेजने वाला भारत 14वां राष्ट्र बना और स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले 139वें अंतरिक्ष यात्री बने। अंतरिक्ष में जाने वाले भारतीय मूल की प्रथम महिला कल्पना चावला थी। इनकी मृत्यु 1 फरवरी 2003 को अंतरिक्ष यान कोलंबिया के मिशन STS-107 में वातावरण में पुनः प्रवेश के कुछ देर बाद ही नष्ट हो जाने से हो गई। अंतरिक्ष यात्रियों के अलग अलग नाम देश USA का नाम एस्ट्रोनॉट्स है और रूस में उनको कॉस्मोनॉट्स बोलते हैं और चीन में इनको टाइकोनॉट्स बोलते हैं। तो ये अलग अलग इनके नाम हैं, अंतरिक्ष यात्रियों के अलग अलग नाम। इसके बाद चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रमा के लिए भारत का पहला मिशन चंद्रयान फर्स्ट है। यह विश्व का 68वां चंद्र अभियान था। भारत ने अपने पहले चंद्रयान का प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 22 अक्टूबर 2008 को ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण वाहन PSLV C-11 के जरिए किया। प्रथम चंद्रमा अभियान सोवियत संघ ने 2 जनवरी 1959 को भेजा था एवं द्वितीय चंद्रमा अभियान 3 मार्च 1959 को अमेरिका ने भेजा था। अमेरिका, यूरोपीय संघ, रूस, जापान, चीन के बाद भारत 6वां देश ऐसा है जो चंद्रमा के लिए अपना अंतरिक्ष यान भेजने में जो है सफल हुआ है। इसके साथ 11 पोलैंड युक्त चंद्रयान फर्स्ट से सिग्नल प्राप्त करने के लिए 32 मीटर व्यास में एक विशाल एंटीना की स्थापना की गई। कर्नाटक के बेंगलोर में स्थित 40 किलोमीटर दूर व्यायालू से की गई और यह प्रथम अवसर था जब साथ ही 11 उपकरण विभिन्न अध्ययनों के लिए किसी यान से एक साथ भेजे गए थे। भारत का पहला चंद्रयान चंद्रवन अपने साथ राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को भी लेकर गया था, जिसे मून इम्पैक्टर प्रोब चंद्रमा की सतह पर स्थापित किया। भारत का मंगल मिशन, भारत वैज्ञानिकों द्वारा पूर्ण रूप से तैयार मंगल मिशन, जिसका नाम मंगलयान नाम दिया गया था, 24 सितंबर 2014 को सुबह 8 बजे मंगल की कक्षा में प्रवेश कर गया और इसके साथ ही अपने पहले ही प्रयास में मंगल पर पहुंचने वाला भारत विश्व का पहला देश बन गया। इसरो द्वारा मंगलयान नामक अपनी अंतरिक्ष परियोजना के अंतर्गत 5 नवंबर 2013 को मंगल ग्रह की परिक्रमा करने हेतु एक उपग्रह आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C-25 के द्वारा सफलतापूर्वक छोड़ा गया। अमेरिका, रूस एवं यूरोपीय संघ के बाद भारत मंगल की कक्षा में प्रवेश करने वाला पहला देश बन गया। भारत एशिया का पहला ऐसा देश है जो कि मंगल की कक्षा में दाखिल हुआ है। नासा और यूरोपीय एजेंसी और रॉसकॉस्मोस के बाद इसरो मंगल की कक्षा में प्रवेश करने वाली चौथी स्पेस एजेंसी है। मंगल मिशन की कुल लागत 450 करोड़ रुपए थी। मंगलयान मंगल ग्रह से निकटतम स्थिति में आने पर मात्र 365 किलोमीटर दूर रहेगा, जबकि सबसे दूर होने पर वह 8000 किलोमीटर दूर रहेगा। मंगलयान में लगे उपकरणों का उपयोग भविष्य में मौसम, जमीन, खेती और संचार उपग्रहों में किया जाएगा। प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी, तो PSLV-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 साधारण क्षमता वाले SLV-3 के विकास में भारत ने प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कदम रखा और 18 जुलाई 1980 को SLV-3 का सफलतापूर्वक प्रायोगिक परीक्षण करके अपनी योग्यता को सिद्ध करते हुए स्वयं को अंतरिक्ष क्लब का 6ठा सदस्य बना लिया और इस क्लब के अन्य महत्वपूर्ण 5 सदस्य रूस, अमेरिका, फ्रांस, जापान एवं चीन थे। PSLV-3 एक 4 चरणों वाला साधारण क्षमता का उपग्रह प्रक्षेपण यान था जो 40 किलोमीटर भार के वर्ग में उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित कर सकता था और इसका ईंधन
ठोस था और PSLV-3 का कुल 4 प्रायोगिक परीक्षण प्रक्षेपण स्थापित किए गए और जिनमें द्वितीय चतुर्थ प्रक्षेपण पूर्णतः सफल रहा और 17 अप्रैल 1983 को SLV-3 की चतुर्थ एवं अंतिम उड़ान रोहिणी RS-D2 को सफलतापूर्वक निर्धारित कक्षा में स्थापित करने के बाद इस उपग्रह प्रक्षेपण यान के कार्यक्रम को बंद कर दिया गया। इसके बाद आया ASLV यानी कि ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान अर्थात ASLV वास्तव में SLV-3 का एक संवर्धित रूप है और इसे 100 से 150 किलोग्राम भार वाले वर्ग के उपग्रह में पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित करने के उद्देश्य से विकसित किया गया और यह 5 चरणों वाला संवर्धित प्रक्षेपण यान था। ठोस प्रणोदक ईंधन चलने वाला SLV स्ट्रैप ऑन प्रथम एवं द्वितीय चरण के लिए स्वदेशी तकनीक से विकसित हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाइन प्रणोदक तथा तृतीय एवं चतुर्थ चरण के लिए HEF-20 प्रणोदक का प्रयोग किया गया। ASLV के कुल 4 प्रक्षेपण कराए गए जिसमें ASLV-D1 24 मार्च 87 एवं ASLV-D2 13 जुलाई 88 की प्रथम दोनों प्रक्षेपण यान असफल सिद्ध हुए। PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 1200 किलोग्राम भार तक के दूर संवेदी उपग्रहों को 900 किलोमीटर की ऊंचाई तक की ध्रुवीय सूर्य तुल्यकालिक समकालिक कक्षा में स्थापित करने के उद्देश्य से PSLV को देश में विकास किया गया और PSLV एक 4 चरणों वाला ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान था जिसके प्रथम और तृतीय चरण में ठोस प्रणोदकों एवं द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में द्रव प्रणोदकों का उपयोग किया गया। ठोस प्रणोदकों के अंतर्गत हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाइन का ईंधन के रूप में तथा अमोनिया परक्लोरेट का ऑक्सीकारक के रूप में प्रयोग किया गया, जबकि द्रव प्रणोदक के रूप में मुख्य रूप से अनसिमेट्रिकल डाई मिथाइल हाइड्रोजन एवं N2O2 का प्रयोग किया गया जो कमरे के ताप पर द्रवीभूत रहता है। PSLV की कुल 3 उड़ान कराई गई जिसमें प्रथम उड़ान असफल रही, द्वितीय एवं तृतीय उड़ान पूर्णतः सफल सिद्ध हुई। नोट: PSLV-3 द्वारा प्रक्षेपित भारतीय दूर संवेदी प्रौद्योगिकी परीक्षण उपग्रह TES भारत का पहला सैनिक उपग्रह था जो देश के समुद्री इलाकों और विशेषकर चीन और पाकिस्तान से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के नियंत्रण रेखा में घुसपैठ पर प्रभावी नज़र रखता था। GSLV जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV एक शक्तिशाली 3 चरणों वाला तुल्यकालिक भू-स्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान था। GSLV के प्रथम चरण में ठोस प्रणोदक, द्वितीय चरण में द्रव प्रणोदक तथा तृतीय चरण में क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किया गया। ठोस प्रणोदकों के अंतर्गत हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाइन ईंधन का प्रयोग किया गया तथा अमोनियम परक्लोरेट का ऑक्सीकरण के रूप में प्रयोग किया गया। द्रव प्रणोदकों के अंतर्गत मुख्य रूप से असिमेट्रिक डाई मिथाइल हाइड्रोजन का प्रयोग किया गया जो कि कमरे के ताप पर द्रवीभूत रहता है। क्रायोजेनिक तकनीक में प्रणोदक के रूप में अत्यंत निम्न ताप पर द्रव हाइड्रोजन -250 डिग्री सेल्सियस एवं द्रव ऑक्सीजन -183 डिग्री सेल्सियस का प्रयोग होता है। GSLV की पहली विकासात्मक परीक्षण उड़ान 28 मार्च 2001 को असफल रहा और GSLV-D1 ने प्रायोगिक संचार उपग्रह GSAT-1 को 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित भू-स्थैतिक स्थानांतरण कक्षा में स्थापित नहीं कर सका और लगभग 1000 किलोमीटर नीचे रह गया। लेकिन GSLV-D2 ने प्रायोगिक संचार उपग्रह GSAT-2 वजन 1800 किलोग्राम को पृथ्वी की समांतर कक्षा में 3600 किलोमीटर के ऊपर स्थापित कर दिया तथा इसका इंडोनेशिया के बियाक और कर्नाटक के हासन स्थित मुख्य नियंत्रण प्रणाली से संपर्क हो गया और GSLV-D2 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 8 मई 2003 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया और इस सफलता के बाद भारत उन 5 देशों में शामिल हो गया। अमेरिका, रूस, यूरोपीय एवं जापान चीन के एलीट ग्रुप में शामिल हो गया जो भू-स्थैतिक उपग्रह को अपनी योग्यता सिद्ध कर चुके थे। अब क्रायोजेनिक प्रौद्योगिकी। क्रायोजेनिक का अर्थ होता है निम्न तापीय
यह ग्रीक भाषा का शब्द क्रायोस से बना हुआ है, जो कि बर्फ के समान शीतलता के लिए प्रयुक्त होता है और निम्न ताप की विज्ञान में 0 डिग्री सेल्सियस से 150 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान को क्रायोजेनिक ताप कहा जाता है। और निम्न ताप अवस्था को क्रायोजेनिक अवस्था वाले इंजनों में निम्न अति निम्न ताप -250 डिग्री सेल्सियस पर हाइड्रोजन के ईंधन के रूप में तथा ऑक्सीजन -183 डिग्री सेल्सियस का ऑक्सीकारक के रूप में प्रयोग होता है। और इस प्रौद्योगिकी में इन प्रणोदकों को तरल अवस्था में ही प्रयोग किया जाता है। इसमें ईंधन को परम तापीय अवस्था में प्रयोग करने की विशेषता के कारण इसे क्रायोजेनिक इंजन कहते हैं। और इस इंजन की मुख्य विशेषता है कि क्रायोजेनिक इंजन में प्रयोग होने वाले द्रव हाइड्रोजन एवं द्रव ऑक्सीजन के दहन से जो ऊर्जा पैदा होती है वह ठोस ईंधन आधारित इंजन से प्राप्त ऊर्जा से कई अधिक गुना होती है। दूसरा, इसमें ईंधन के ज्वलन की दर को नियंत्रित किया जा सकता है, जबकि ठोस ईंधन से परिलक्षित होने वाले इंजन में ज्वलन दर को नियंत्रित करना कठिन होता है। तीसरा, इस प्रौद्योगिकी में युक्त इंजन को प्रणोदक की गति इकाई भार से अधिक पैदा होता है, जिससे यान को और अधिक बल थ्रस्ट मिलता है। क्रायोजेनिक इंजन का पहली बार प्रयोग अमेरिका के एटलांस सुदूर नामक रॉकेट में किया गया था। 28 अक्टूबर 2006 को तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में पूर्ण निम्न ताप क्रायोजेनिक अवस्था में भारत के पहले सफल परीक्षण किया गया। और 5 जनवरी 2014 को भारतीय अंतरिक्ष संगठन इसरो ने भारी उपग्रह के प्रक्षेपण की क्रायोजेनिक तकनीक विकसित कर GSLV-D3 क्रायोजेनिक इंजन को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। भारतीय क्रायोजेनिक तकनीकी का सफल परीक्षण करने वाला छठा देश है। भारत से पूर्व यह क्षमता अमेरिका, रूस, चीन, जापान एवं फ्रांस के पास है। दूसरा, भारतीय परमाणु अनुसंधान। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में 10 अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई। साथ ही परमाणु ऊर्जा अनुसंधान की भारतीय यात्रा प्रारंभ हुई और भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु अगस्त 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई। परमाणु ऊर्जा के सभी कार्यक्रम प्रधानमंत्री के तत्वाधान में किए जाते हैं और परमाणविक ऊर्जा विभाग प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रशासन के अधीन है। परमाणु अनुसंधान एवं विकास के प्रमुख केंद्र। पहला, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, ट्राम्बे, मुंबई में स्थापित भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क परमाणु विज्ञान एवं संबंध क्षेत्र में कार्यरत देश का पहला प्रमुख अनुसंधान केंद्र है। बार्क परमाणु विद्युत कार्यक्रम एवं उद्योग एवं खनिज क्षेत्र में इकाइयां अनुसंधान एवं विकास में सहायता प्रदान करता है। और इस केंद्र ने उद्योग एवं औषधि तथा कृषि के क्षेत्र में रेडियो आइसोटोप एवं चिकित्सीय उपयोगों सहित परमाणु ऊर्जा को शांतिपूर्ण कार्यक्रमों में प्रयोग किया और प्रौद्योगिकी का विकास किया। प्रायोगिक रिएक्टरों को जीरो पावर रिएक्टर भी कहते हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल ऊर्जा प्राप्ति की अपेक्षा में नाभिकीय अनुसंधान के लिए खास तौर पर किया जाता है। कनाडा के सहयोग से बार्क में स्थापित साइरस तापीय रिएक्टर का मुख्य उद्देश्य रेडियो आइसोटोप का उत्पादन एवं उनके प्रयोग को प्रोत्साहित करना था। ध्रुव अनुसंधान रिएक्टर में रेडियो आइसोटोप तैयार करने के साथ परमाणु प्रौद्योगिकियों एवं पदार्थों में शोध का कार्य किया जाता है। अब बार्क के परमाणु रिएक्टर कौन कौन से थे, तो सबसे पहले अप्सरा, इसका निर्माण 1956 में, इसकी 1 मेगावाट क्षमता थी। इसके बाद साइरस 1960 में 40 मेगावाट क्षमता। इसके बाद जर्लिना 1961 में, पूर्णिमा 1972 में, पूर्णिमा सेकंड 1984 में और पूर्णिमा थर्ड 1990 में और ध्रुव जो है 1985 में रिएक्टर हुआ और इसमें 100 मेगावाट की क्षमता थी। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र वर्ष 1971 में कलपक्कम, तमिलनाडु में इस केंद्र की स्थापना की गई और इस केंद्र का प्रमुख कार्य फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के संबंध में अनुसंधान एवं विकास करना था। और इस केंद्र में फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर विश्व
ये अपनी तरह का पहला रिएक्टर है जो प्लूटोनियम यूरेनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन को काम में लाता है। और फर्स्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर की कुछ विशेषताएं निम्न हैं। कामनी, तो कामनी का संक्षिप्त रूप है कलपक्का मिनी रिएक्टर। कामनी का जो संक्षिप्त रूप है वो है कलपक्का मिनी रिएक्टर। कामनी ने 17 सितंबर 1997 से काम करना शुरू किया और इस रिएक्टर का महत्व इस बात को लेकर है कि जहां अन्य प्रायोगिक रिएक्टरों ने ईंधन के रूप में यूरेनियम तथा प्लूटोनियम का उपयोग किया, यूरेनियम 233 ईंधन चक्र का उपयोग करने वाला विश्व का प्रथम रिएक्टर है ये कामनी। और इस रिएक्टर का उपयोग अनुसंधान के अतिरिक्त अपराधियों को पकड़ने में भी किया जाता है, क्योंकि इसके द्वारा फिंगरप्रिंटों का मिलान करना बड़ा सरल हो जाता है। इसमें श्रृंखला लागत अभिक्रिया को तीव्र न्यूट्रॉनों के माध्यम से निरंतर जारी रखा जाता है। ताप रिएक्टर की अपेक्षा इसमें विखंडित न्यूट्रॉनों की संख्या अधिक होती है। फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में प्राकृतिक यूरेनियम का प्रयोग ताप रिएक्टर की अपेक्षा 60 से 70 गुना ज़्यादा होता है। इसमें रेडियोधर्मिता का उत्सर्जन अल्प मात्रा में होता है और इसमें शीतलक के रूप में सोडियम का प्रयोग किया जाता है, जबकि ताप रिएक्टर में जल का। पाँचवा, फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर की रूपरेखा फ्रांस के रैपसोडी रिएक्टर पर आधारित है। उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र कैट 1884 में इंदौर में स्थापित किया गया। उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र का मुख्य कार्य लेजर एवं त्वरकों के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का विकास करना है। नोट, लेजर अक्षर समूह का निर्माण लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन के संक्षिप्तीकरण से हुआ है, जिसका अर्थ होता है कि विकिरण उत्सर्जन के द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन। लेजर एक ऐसी युक्ति है जिसमें विकिरण ऊर्जा के उत्सर्जन के एक वर्णीय प्रकाश प्राप्त किया जाता है। लेजर की खोज अमेरिका के हेजेज प्रयोगशाला में थियोडोर मैमन के द्वारा की गई थी 1960 में, और 1964 में बार्क ने गैलीनियम आर्सेनिक अर्धचालक लेजर का निर्माण किया था। इसके अलावा भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग की अन्य प्रमुख इकाइयां हैं, जैसे संस्थान और उनकी स्थिति कहाँ है, तो परमाणु पदार्थ निदेशालय हैदराबाद में है। गुरु जल बोर्ड ये मुंबई में है। नाभिकीय ईंधन परिषद हैदराबाद। भारतीय नाभिकीय ऊर्जा कॉरपोरेशन लिमिटेड मुंबई। भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड जादूखेड़ा। भारतीय रेयर अर्थ लिमिटेड मुंबई। विकिरण एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी विकिरण मुंबई। इसके अलावा भारत के परमाणु विद्युत गृह कौन कौन से हैं और इनका निर्माण कब हुआ, तो भारत के परमाणु विद्युत गृह सबसे पहले तारापुर परमाणु विद्युत गृह, यह महाराष्ट्र में स्थित है 1972 में, और 320 मेगावाट इसकी क्षमता है। इसके बाद राजस्थान परमाणु विद्युत गृह रावतबाड़ा राजस्थान में है। मद्रास परमाणु विद्युत उपग्रह कलपक्कम तमिलनाडु 1983 में। नरोरा परमाणु विद्युत बुलंदशहर उत्तर प्रदेश। काकरापार विद्युत उपग्रह सूरत गुजरात। कैगा परमाणु विद्युत गृह कर्नाटक 1999 440 मेगावाट। निर्माणाधीन कौन कौन से है, तो काकरापार सूरत गुजरात। राजस्थान परमाणु रावतबाड़ा राजस्थान। कुडनकुलम परमाणु विद्युत गृह कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। निर्माण हेतु संस्तुति तारापुर परमाणु विद्युत गृह महाराष्ट्र 1000 मेगावाट, और राजस्थान परमाणु विद्युत गृह रावतबाड़ा राजस्थान 2000 मेगावाट। नोट, विश्व का पहला परमाणु बिजली घर रूस में स्थापित किया गया है और दूसरा यूएसए में। विश्व का पहला परमाणु बिजली घर रूस में स्थापित किया गया और दूसरा यूएसए में। अब परमाणु परीक्षण के बारे में पढ़ेंगे, तो 18 मई 1974 में पोखरण जैसलमेर राजस्थान में भारत के स्वदेशी पहला परीक्षण परमाणु विस्फोट किया गया और यह बम 12 किलोटन की क्षमता का था। पहले परीक्षण में 24 वर्षों के बाद पोखरण में दूसरी बार
11 से 13 मई 1998 को परमाणु परीक्षण किया गया, जिसे शक्ति 98 का नाम दिया गया। सब किलोटन अर्थात 1 किलोटन से कम विस्फोटकों में सबसे बड़ा लाभ यह है कि भारत ने समग्र परमाणु परीक्षण निषेध संधि (CTBT) पर हस्ताक्षर भी कर दिए और इस विस्फोटक तकनीक के माध्यम से प्रयोगशाला में भी परीक्षण जारी रखा। शक्ति 98 योजना की सफलता का श्रेय 3 वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से जाता है: आर. चिदम्बरम, APJ अब्दुल कलाम और अनिल काकोदकर। तो शक्ति 98 योजना का जो सफलता का श्रेय है वो 3 वैज्ञानिकों को जाता है: आर. चिदम्बरम, APJ अब्दुल कलाम और अनिल काकोदकर। 1974 में परमाणु परीक्षण में मात्र प्लूटोनिक ईंधन का प्रयोग किया गया था, जबकि वर्ष 1998 में परिशोधित यूरेनियम से लेकर ट्रिटियम, ड्यूटेरियम तक का भी प्रयोग किया गया। ट्रिटियम ईंधन परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों में प्रयोग लाए जाने वाले भारी जल से प्राप्त किया जाता है। अब शक्ति 98 के अंतर्गत परमाणु परीक्षण। तो 11 मई 1998 को प्रक्रिया थर्मोन्यूक्लियर 43 किलोटन, फिर 11 मई 1998 को विखंडन लो एल्ड और संयुक्त राज्य अमेरिका ने जुलाई 1945 में पहला नाभिकीय विस्फोट व्हाइट सैंड्स में किया था। संयुक्त राज्य अमेरिका ने जुलाई 1945 में पहला नाभिकीय विस्फोट जो किया था वो व्हाइट सैंड्स में किया था। भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी। रक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की स्थापना 1958 में की गई और इस समय के कुछ अन्य प्रौद्योगिकी संस्थानों के साथ मिलकर स्थापित इसे किया गया था। वर्ष 1980 में स्वतंत्र रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग को गठित किया गया। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के प्रमुख एवं महानिदेशक रक्षा मंत्री को वैज्ञानिक सलाहकार इसके होते थे और संगठन का मुख्यालय नई दिल्ली में है। रक्षा उत्पादन विभाग एवं रक्षा आपूर्ति विभाग का 1984 में विलय करके रक्षा उत्पादन एवं आपूर्ति विभाग की इसकी स्थापना की गई। अब भारतीय प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम। भारत में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने जुलाई 1983 में समेकित निर्देशित प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की नींव रखी और इस कार्यक्रम के संचालन का दायित्व रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO को सौंपा और इस कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित प्रक्षेपास्त्रों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। पहला, पृथ्वी। यह जमीन से जमीन को मार करने वाला कम दूरी का बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र है। पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र का प्रथम परीक्षण फरवरी 1988 में चांदीपुर स्थित अंतरिम परीक्षण केंद्र में किया गया। पृथ्वी की न्यूनतम मारक क्षमता 40 किलोमीटर तथा अधिकतम मारक क्षमता 250 किलोमीटर है। त्रिशूल। यह कम दूरी पर जमीन से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र और इसकी मारक क्षमता 500 मीटर से 9 किलोमीटर तक है और मैक 2 की गति के निशाने को यह भेज सकता है। इसके बाद जो त्रिशूल है वो जमीन से हवा में मार करता है। पृथ्वी जमीन से जमीन में मार करने वाले बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र और आकाश जो होता है वो जमीन से हवा में मार करने वाला मध्यम दूरी का है। ठीक है, त्रिशूल कम दूरी का था, ये मध्यम दूरी वाला बहु लक्ष्यीय प्रक्षेपास्त्र है और इसकी मारक क्षमता लगभग 25 किलोमीटर है। आकाश पहली ऐसी भारतीय प्रक्षेपास्त्र है जिसके प्रणोदक में रामजेट सिद्धांत का प्रयोग किया गया है और इस तकनीकी को दृष्टिगत रखते हुए इसकी तुलना अमेरिकी पैट्रियट मिसाइल से भी की जा सकती है। यह परंपरागत एवं परमाणु आयुध को ढोने की क्षमता रखता है तथा इसे मोबाइल लॉन्चर से भी छोड़ा जा सकता है। इसके बाद चौथा, अग्नि। अग्नि जो है ये अग्नि श्रेणी के 5 प्रक्षेपास्त्र हैं जिसमें अग्नि फर्स्ट, अग्नि सेकंड, अग्नि थर्ड, अग्नि फोर्थ एवं अग्नि 5। अग्नि जमीन से जमीन पर मार करने वाली मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि थर्ड की मारक क्षमता 3000 किलोमीटर से अधिक है एवं इसे 5000 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है। पनडुब्बी से छोड़े जाने वाले अग्नि 3
एसएल का विकास किया जा रहा है और अग्नि 3 को पाकिस्तान की हल्फ 3 तथा इजराइल के जेरिको 2 की श्रेणी में रखा जा सकता है। अग्नि 3 परंपरागत एवं परमाणु दोनों प्रकार के विस्फोटकों को ले जाने की क्षमता रखती है। भारत में 15 नवंबर 2011 को इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का उड़ीसा के व्हीलर द्वीप में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया और यह प्रक्षेपात 3500 किलोमीटर तक की मार करने में क्षमता है, इसमें सक्षम है और इसमें ठोस प्रणोदक और एक पेलोड है जो 2 स्तरीय हथियार प्रणाली है और ठोस प्रणोदक से चलती है और यह जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। इसके अलावा रक्षा अनुसंधान भारत में 19 अप्रैल 2012 को अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया गया और इस परीक्षण के साथ भारत भी अंतर महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्र क्लब में शामिल हो गया, जिसमें अब तक केवल 5 राष्ट्र अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम शामिल थे। हालांकि 5500 किलोमीटर से अधिक मारक दूरी को जो है ICBM श्रेणी में माना जाता है, लेकिन अग्नि 5 की मारक दूरी इसे अंतर्राष्ट्रीय मानदंड से 500 किलोमीटर कम है। अग्नि 5 की जद में बीजिंग और शंघाई स्थित अधिकांश चीन, पाकिस्तान और दक्षिण एशिया, यूरोप तथा अफ्रीका के कुछ हिस्से भी आ जाते हैं। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया अग्नि 5 की सीमा से बाहर है। इस सैटेलाइट प्रक्षेपात की क्षमता तथा इसके अनेक छोटे छोटे मिसाइलों को छोड़ा जा सकता है। अग्नि 5 सैटेलाइट रोधी मिसाइल भी है। अग्नि 5 जो है सैटेलाइट रोधी मिसाइल है। इसके बाद 5वां है नाग। यह टैंक रोधी निर्देशित प्रक्षेपास्त्र है और इसकी क्षमता 4 किलोमीटर है। इसका प्रथम सफल परीक्षण नवंबर 1990 में किया गया। इसे दागो और भूल जाओ टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र भी कहा जाता है, क्योंकि इसे एक बार दाग जाने के पश्चात पुनः निर्देशित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। रक्षा उत्पादन एवं आपूर्ति विभाग से जुड़े सार्वजनिक संस्थान, तो सबसे पहले हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बेंगलोर, स्थापना वर्ष 1964। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलोर 1954। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बेंगलोर 1964। मझगांव डाक लिमिटेड मुंबई 1960। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड वास्को डिगामा मुख्यालय। भारत डायनामिक्स लिमिटेड हैदराबाद 1970। मिस्र धातु निगम लिमिटेड हैदराबाद 1973। गार्डन रीच वर्कशॉप लिमिटेड कलकत्ता 1934। कुछ अन्य भारतीय प्रक्षेपास्त्र जैसे धनुष, यह जमीन से जमीन मार करने वाला प्रक्षेपास्त्रों में एक है। यह पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र की ही नौसैनिक रूपांतरण है। इसकी मारक क्षमता 150 किलोमीटर पर तथा लगभग 500 किलोग्राम आयुध प्रक्षेपित किया जा सकता है। दूसरा सागरिका, यह सबमेरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। समुद्र के भीतर से इसका पहला परीक्षण फरवरी 2008 में किया गया। यह परंपरागत एवं परमाणु दोनों की तरह आयुध ले जाने में सक्षम है और इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा तैयार किया गया है। और भारत ऐसा 5वां देश है जिसके पास पनडुब्बी से बैलिस्टिक मिसाइल दागने की क्षमता है। 4 अन्य देश USA, फ्रांस, रूस एवं चाइना है। सागरिका इसका नाम है। सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। तीसरा है अस्त्र। यह मध्यम दूरी से हवा में मार करने वाली स्वदेशी तकनीक से विकसित प्रक्षेपास्त्र और इसकी मारक क्षमता 10 से 25 किलोमीटर है और यह भारत की प्रथम हवा से हवा मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है अस्त्र। इसके बाद ब्रह्मोस, यह भारत एवं रूस की संयुक्त परियोजना के तहत विकसित किए जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है और इसका नाम ब्रह्मोस भारत की नदी ब्रह्मपुत्र के तथा रूस की नदी मॉस्कवा के मोश से जो है बना हुआ है। मॉस्कवा नदी से बना हुआ और यह सतह से सतह पर मार करने वाली मध्यम दूरी की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और इसका प्रथम परीक्षण जून 2001 में किया गया और तीसरा सफल परीक्षण मार्च 2009 में किया गया। यह दागो एवं भूल जाओ फायर एंड फॉरगेट पद्धति पर ही विकसित किया गया है। इसे क्रूज मिसाइल को जून 2007 में भारतीय थल सेना में सम्मिलित किया गया और लगभग 290 किलोमीटर तथा 200 किलोग्राम वजनी
परमाणु बम ले जाने में सक्षम ब्रह्मोस ध्वनि से लगभग 3 गुना ये जो तेज है। इसके बाद है प्रद्युम्न। यह प्रक्षेपात दुश्मन के प्रक्षेपास्त्र को हवा से बहुत अधिक दूरी पर मार गिराने में सहायक है और यह एक इंटरसेप्टर प्रक्षेपास्त्र है। भारत में स्वदेश निर्मित एडवांस एयर डिफेंस मिसाइल का परीक्षण उड़ीसा के पूर्वी तट पर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज 6 दिसंबर 2007 को किया गया। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है और क्रूज मिसाइल क्या होती है? तो बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है, बैलिस्टिक से ऐसे प्रक्षेपण से है जिसमें किसी वस्तु को प्रक्षेपित करने में आवश्यक बल लगाया जाए किंतु जमीन पर स्थित लक्ष्य पर गिरने के लिए उसे गुरुत्वाकर्षण के सहारे छोड़ दिया जाए। क्रूज मिसाइल इस श्रेणी के मिसाइल अपने लक्ष्य को खोज कर प्रहार करती हैं। युद्धक टैंक अर्जुन। इसका विकास डीआरडीओ के द्वारा किया गया और इस युद्धक टैंक की गति अधिकतम 70 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है और यह रात के अंधेरे में भी काम कर सकता है। इस टैंक में लगा एक विशेष प्रकार का फिल्टर जवानों को जहरीली गैसों एवं विकिरण प्रभाव से रक्षा करता है। इस फिल्टर का निर्माण बार्क ने किया है। अर्जुन टैंक को विधिवत रूप से भारतीय सेना में शामिल कर लिया गया। इसके बाद T-90S भीम्स टैंक। इसका निर्माण चेन्नई के समीप आवड़ी टैंक कारखाने में किया गया। यह 4 किलोमीटर के दायरे में प्रक्षेपास्त्र दाग सकता है। यह दुश्मन के प्रक्षेपास्त्र को स्वयं से बचाने की क्षमता रखता है और जमीन में बिछाई गई बारूदी सुरंग से भी अपनी रक्षा करता है। हल्के लड़ाकू विमान तेजस। यह स्वदेश निर्मित प्रथम हल्का लड़ाकू विमान है। इसके विकास में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और इसमें अभी G404 अमेरिकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक का इंजन लगा है और इसे भविष्य में स्वदेश निर्मित कावेरी इंजन लगाकर हटाया जाएगा। विश्व के सबसे कम वजन वाले बहुआयामी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान 600 किलोमीटर प्रति घंटे से उड़ान भरती है और हवा से धरती पर तथा हवा से समुद्र में मार करने में यह सक्षम है। हल्के लड़ाकू विमान जो है तेजस, ये स्वदेश निर्मित प्रथम हल्का लड़ाकू विमान है। इसको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा जो है बनाया गया है। इसके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पायलट रहित प्रशिक्षण विमान निशांत। यह स्वदेशी तकनीक से निर्मित पायलट रहित प्रशिक्षण विमान है। यह जमीन से 160 किलोमीटर के दायरे में नियंत्रित किया जा सकता है और यह विमान का मुख्य उद्देश्य युद्ध क्षेत्र में पर्यवेक्षण और टो लेने की भूमिकाओं का निर्वाह करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। पायलट रहित विमान लक्ष्य। तो इसका विकास डीआरडीओ द्वारा किया गया और इसका उपयोग जमीन से वायु एवं वायु से वायु मार करने वाले प्रक्षेपास्त्रों तथा तोपों का निशाना लगाने के लिए प्रशिक्षण देने हेतु एक लक्ष्य के रूप में प्रयोग किया गया है और यह जेट इंजन से चलता है और 100 बार प्रयोग में लाया जा सकता है। 100 किलोमीटर के दायरे में इसे रिमोट से नियंत्रित किया जा सकता है। इसका प्रयोग तीनों सेनाओं द्वारा किया जा रहा है। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव। इसे डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है और अधिकतम 245 किलोमीटर प्रति घंटे की उड़ान से भरने वाला यह हेलीकॉप्टर 4 घंटे तक आकाश में रहकर 800 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है और यह 2 इंजन वाला हेलीकॉप्टर है जिसमें 2 चालकों सहित 14 व्यक्तियों को ले जाया जा सकता है। IL-78 यह आसमान में उड़ान के दौरान लड़ाकू विमान में ईंधन भरने वाला प्रथम विमान है जिसे भारत ने मार्च 2003 में उज्बेकिस्तान से प्राप्त किया और इस विमान में 35 टन वैमानिक ईंधन भंडारण की सुविधा है और आगरा के वायु सैनिक हवाई अड्डे पर विमान रखने की विशेष व्यवस्था भी है। इसके बाद काली 5000 का विकास बार्क ने किया है और इसके द्वारा जो है एक शक्तिशाली बीम अस्त्र है जिसमें कई गीगावाट शक्ति की माइक्रोवेव तरंगें उत्सर्जित होती हैं जो शत्रु के विमानों एवं प्रक्षेपास्त्रों पर लक्षित करने हेतु इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों और कंप्यूटर चिप्स को समाप्त कर उन्हें ध्वस्त करने में सक्षम होंगी। इसके अलावा पिनाका यह मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। स्वदेशी तकनीक से डीआरडीओ द्वारा विकसित रॉकेट प्रक्षेपक को ARDE पुणे में विकसित किया गया है और इसका नाम भगवान शंकर
के धनुष पिनाक के नाम पर पिनाका रखा गया है और इसका द्वारा मात्र 40 सेकंड में 100 किलोग्राम वजन के एक के बाद एक 12 रॉकेट प्रक्षेपित किए जा सकते हैं, जो कम से कम 7 और अधिक से अधिक 39 किलोमीटर तक दुश्मन के खेमे तक तबाही मचा सकता है। तो पिनाका जो है ये एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। इसके बाद अब विविध तथ्य हम पढ़ेंगे। स्टील्थ प्रौद्योगिकी, स्टील्थ वायुयान एवं स्टील्थ जहाज का विकास स्टील्थ प्रविधि पर आधारित है। यह तकनीक सैन्य युक्तियों का एक पहलू है। इस तकनीक के द्वारा वायुयान जहाज पनडुब्बियों, मिसाइल एवं उपग्रहों को राडार, इंफ्रारेड, सोनार एवं अन्य खोजी पद्धतियों से पहुँच से अदृश्य बनाया जाता है। और इस तकनीक का विकास द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने किया था। होर्टन हो 229 को प्रथम स्टील्थ एयरक्राफ्ट माना जाता है और संयुक्त राज्य अमेरिका के सुप्रसिद्ध आधुनिक स्टील्थ वायुयान F-117 नाइट वॉक, द V-2 स्पिरिट, द F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग सेकंड शामिल है। राडार का एंटीना प्रतिबिंब के आने का समय मापता है और उसे सूचना के आधार पर बताता है कि वस्तु कितनी दूर है। मानव रहित वायुयान ड्रोन्स, ये ऐसे वायुयान होते हैं जिन्हें ज़मीन से नियंत्रित किया जाता है तथा जो पूर्व नियोजित मिशन का अनुसरण करते हुए स्वायत्त रूप से चालित होते हैं। और ड्रोन्स का मुख्य रूप से दो वर्गों में विभाजन होता है, जिन्हें वे निगरानी के उद्देश्य से बनाया जाता है और दूसरे जो मिसाइल एवं बम से सुसज्जित होते हैं और सैन्य वायुयान से काफ़ी सस्ते होते हैं और रिमोट कंट्रोल द्वारा उड़ाए जाते हैं तथा फ्लाइट कर्मी को कोई खतरा नहीं होता है। ड्रोन के संचालन में एक व्यक्ति ड्रोन को उड़ाता है और दूसरा कैमरों एवं संवेदकों का संचालन एवं निगरानी करता है और तीसरा व्यक्ति युद्ध क्षेत्र में सैनिक कर्मियों के साथ संपर्क स्थापित करता है। शस्त्रों से सुसज्जित ड्रोन का इस्तेमाल पहली बार बाल्कन युद्ध में किया गया। शस्त्रों से सुसज्जित ड्रोन का प्रयोग पहली बार बाल्कन युद्ध में किया गया, लेकिन इनके इस्तेमाल में आशातीत वृद्धि अफगानिस्तान, इराक और पाकिस्तान में हुई। नोट: ब्रिटेन के पास कई प्रकार के निगरानी ड्रोन, विशेष रूप से वॉचकीपर हैं, जिसे इजराइल कंपनी एवीट और ब्रिटेन के थेल्स द्वारा संयुक्त रूप से बनाया गया है। वैज्ञानिक तथा अनुसंधान परिषद (CSIR) के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की स्थापना 1942 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना तिरुवनंतपुरम तुम्बा गांव 1963 में की गई। इसका स्थान का चुनाव करने का प्रमुख कारण यह केंद्र भू-चुंबकीय विषुवत रेखा के पास स्थित है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है और इसी का लाभ उठाने के लिए कृत्रिम उपग्रहों को पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा में प्रक्षेपित किए जाते हैं। परख नली शिशु के मामले में निषेचन परख नली के अंदर होता और इसके बाद भ्रूण को माता के गर्भ में रखा जाता। परख नली शिशु के मामले में निषेचन परख नली के अंदर होता है और इसके बाद भ्रूण को माता के गर्भ में रखा जाता है। 25 जुलाई 1978 को ग्रेट ब्रिटेन में श्रीमती लेस्ली ब्राउन ने विश्व के प्रथम परख नली शिशु लुईस ब्राउन को जन्म दिया और भारत में जन्म लेने वाली प्रथम परख नली शिशु विवादित है। डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय के देखरेख में कानुप्रिया ने प्रथम परख नली बेबी दुर्गा का जन्म 3 अक्टूबर 1978 को दिया, जिसे उस समय की स्वीकृति नहीं मिली और 16 अगस्त 1986 को मुंबई के KEM हॉस्पिटल में इंदिरा हिंदुजा के देखरेख में भारत की दूसरे परख नली शिशु हर्षा का जन्म हुआ। मुखोपाध्याय के साथ हुए विवाद के कारण कुछ रिकॉर्डों में हर्षा को भारत का प्रथम परख नली शिशु माना जाता है। इयान एल्मोट को रोजलिंग इंस्टीट्यूट स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक 5 जुलाई 1996 को सर्वप्रथम एक वयस्क भेड़ की कोशिका डॉली नामक क्लोन का निर्माण किया गया। 1953 में सर्वप्रथम बाईपास सर्जरी का प्रयोग USA में हुआ। 3 नवंबर 1967 को हृदय का प्रथम प्रत्यारोपण दक्षिण अफ्रीका के डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया। केप टाउन के हॉस्पिटल ग्रुट सुर में यह ऑपरेशन हुआ, जिसे हृदय
53 वर्षीय लेविस वानिस्की का जो है प्रत्यारोपित किया गया। अन्य रूपांतरण यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कैंसर कोशिकाओं और अधिक विभाजन का सफलतापूर्वक संदामन किया जाता है। मौसम विज्ञान संबंधी परिवर्तनों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हीलियम गैस से भरे गुब्बारों का प्रयोग किया जाता है। किसी वस्तु के त्रिमी प्रतिरूप को अंकित करने तथा पुनर्व्यक्त करने की फोटोग्राफी है, जिसमें वस्तु का चित्र जो होता है वो त्रियामी होता है। विज्ञान का क्षेत्र में मानव एवं अन्य यंत्रों के मध्य स्वचालन एवं संचार का अध्ययन साइबरनेटिक्स कहलाता है। विज्ञान के क्षेत्र में मानव एवं यंत्र के मध्य स्वचालन संचार का अध्ययन सर्वे साइबरनेटिक्स कहलाता है, और यह विज्ञान की आधुनिकतम शाखा और इसकी परिकल्पना 1949 में सर्वप्रथम नॉर्बर्ट वीनर ने की थी। इसे नियंत्रण का विज्ञान भी कहा जाता है, और 19 दिसंबर 1945 को मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में इसकी स्थापना की गई थी। नेशनल स्कूल ऑफ डिज़ाइन पुणे में है। न्यूट्रॉन बम, इस बम के विस्फोट की क्षमता तुलनात्मक रूप से कम होती है, लेकिन विकिरण क्षमता अधिक होती है। यह पृथ्वी एवं जल में रेडियो धर्मिता फैला सकता है और टैंक एवं बुलेट प्रूफ वाहनों को तहस नहस कर सकता है। सॉल्टेड बम, यह नाभिकीय हथियारों के अनुकूल पदार्थ को बाल्ट एवं सोने के द्वारा सॉल्टेड बम तैयार किया जाता है। इसकी विशेषता यह है इसके द्वारा अधिक मात्रा में रेडियोधर्मी विकिरण फैलाया जा सकता है। माइक्रोवेव बम, माइक्रोवेवी बम का आविष्कार अमेरिका द्वारा किया गया और इसके द्वारा इतनी तीव्र शक्ति की ऊर्जा का उत्सर्जन होता है कि शत्रु के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण व संचरण प्रणाली आधारित ध्वस्त हो जाती है, और यहाँ तक कि वाहनों में इग्निशियस प्रणाली भी इसके द्वारा नष्ट हो सकती है। उल्लेखनीय है कि शत्रु की संचार प्रणाली को ध्वस्त करने के लिए इन बमों में कोई जनहानि नहीं होती है। वैक्यूम बम, अमेरिका के रक्षा अनुसंधान वैज्ञानिकों ने ऐसी थर्मोबैरिक प्रणाली का सफल परीक्षण किया जिसके द्वारा रासायनिक एवं जैविकी शस्त्रों के भंडारों पर अति उच्च तापमान सृजित कर उन्हें बेकार किया जा सकेगा, और इस प्रकार शस्त्र प्रणाली में पहले वैक्यूम बम के नाम से जाना जाता था। एडमिरल गोरशकोव ने एक विमान वाहक पोत जिसे भारत के ने रूस से खरीदा था। यह विमान वाहक पोत विराट का स्थान ग्रहण करेगा। यह हिंद महासागर में भारत की उपस्थिति को मजबूती प्रदान करेगा। इसके अलावा जो प्रमुख कंपनियां हैं और उनके मुख्यालय कहाँ कहाँ हैं, तो वोडाफोन ये यूनाइटेड किंगडम लंदन की कंपनी है। एडोब कैलिफोर्निया, सिस्टम अमेरिका, सैमसंग द सियोल दक्षिण कोरिया। इसके बाद हैवलेट पैकार्ड ये अमेरिका की है। इसके अलावा हिटाची टोक्यो, IBM अरमांक अमेरिका, सोनी मिनाटो जापान, तोशिबा मिनाटो जापान, पैनासोनिक कडोमा जापान, डेल राउंड रॉक अमेरिका, वॉलमार्ट अमेरिका, नोकिया स्कू फिनलैंड, माइक्रोसॉफ्ट रेडमंड अमेरिका, एप्पल इंक अमेरिका, कैनन इंक जापान, इंटेल अमेरिका, फुजी फिल्म टोक्यो जापान, कीडक अमेरिका, मुत्सुबिशी टोक्यो जापान, गूगल माउंटेन्यू अमेरिका, याहू सन्नीवेल अमेरिका, एसर इंक ताइवान, फिलिप्स नीदरलैंड और लेनोवो बीजिंग चीन के कंप्यूटर जापान के द्वारा विकसित सर्वाधिक तीव्रता के साथ चलने वाला कंप्यूटर है। इसकी गति 8.3 पेंटाफ्लॉप पर सेकंड है। सागा 220 इसरो द्वारा स्थापित भारत का सर्वाधिक तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर है, जिसे 2 मई 2011 को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित सतीश धवन सुपर कंप्यूटिंग प्रयोगशाला में स्थापित किया गया है। कोरोनोग्राफ, अंतरिक्ष में उड़ने वाले तूफानों की पूर्व जानकारी उपलब्ध करने वाला उपकरण कोरोनोग्राफ कहलाता है, और इस उपकरण की सहायता से सूर्य में 9 बड़े तूफानों का पता लगाया जाता है जिन्हें कोरोनल मास इंजेक्शन कहा जाता है।
पॉलीग्राफ यह झूठ पकड़ने वाली मशीन है, इसे पॉलीग्राफ कहा जाता है। यह मशीन शरीर में होने वाली 4 भौतिक गतिविधियों को एक साथ ग्राफिक्स के द्वारा तैयार करता है, और यह मशीन इस सिद्धांत पर आधारित है कि मनुष्य के दिमाग में जो कुछ भी होता है उसका प्रभाव भौतिक गतिविधियों पर अवश्य पड़ता है। फैक्स इसका पूरा नाम फार अवे जेरोक्स है, और इससे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जेरोक्स कॉपी भेजा जा सकता है। रेवा भारत की प्रथम बैटरी से चलने वाली कार है। रीएजेंट यह एक प्रकार का रसायन है जिसका उपयोग दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए किया जाता है, और इस रसायन में एक बूंद का प्रयोग करके कुछ सेकंड तक यह पता चल जाता है कि दूध प्राकृतिक है अथवा सिंथेटिक। सीडी स्ट्रिप यह सरसों के तेल में बटर एलो की मिलावट की जांच के लिए विकसित एक तकनीक है, और इस तकनीक के तहत मिलावटी रसायनयुक्त एक छोटे कागज पर एक बूंद डालने के बाद यह गुलाबी हो जाए तो तेल में बटर एलो मिलावट की पुष्टि हो जाती है। सॉर्स रहस्यमय निमोनिया के रूप में चर्चित घातक बीमारी सॉर्स यानी सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम के विषाणु को पैरामिक्सो वायरस के रूप में चिह्नित किया गया है, जो कोरोना वायरस परिवार से संबंधित है, और इस रोगी में निमोनिया जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, और लगातार खांसी और सांस में तकलीफ बने रहने के कारण रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। नेवी पेरिन वैज्ञानिकों ने एड्स ग्रसित महिलाओं के गर्भस्थ शिशु पर जानलेवा बीमारी को सुरक्षित करने के लिए एक सस्ती दवा नेविरेपिन का विकास किया है, और इस दवा में मात्र 2 खुराकों से ही प्रतिवर्ष लाखों शिशुओं को एड्स बीमारी से बचाया जा सकता है। शिशु को यह दवा 18 माह की आयु तक दी जाती है। अमेरिका बहुराष्ट्रीय कंपनी मोनोसेंटो ने कृषि जगत में विकास के लिए कीट प्रतिरोधी क्षमता वाले कपास के बीज तैयार किया, और उसे बैसिलस यूरिएसिस बीटी जीवाणु को इसके लिए कपास में अंतरित किया, और इसे बायोटेक्नोलॉजिकल रिसर्च की मदद से आलू, टमाटर और सरसों के कीट प्रतिरोधी बीज तैयार किए गए। हाइब्रिडोमा तकनीक का विकास 1975 में डॉक्टर मिलस्टोन क्लोसर एवं जन्मे द्वारा किए गए। इस तकनीक के द्वारा एक कॉलोनी प्रतिरक्षियों का वाणिज्यिक उत्पादन किया जाता है। टर्मिनेटर बीज जेनेटिक इंजीनियरों द्वारा स्थापित किया गया एक ऐसा बीज है जिसे अंकुरण से पौधे जो तैयार होते हैं, किंतु उनसे अंकुलक्षण बीज का उत्पादन नहीं होता है। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के लिए अनुकूल होते हैं। यह भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को दिया जाता है। टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीकी के जनक प्रोफेसर सर रॉबर्ट एडवर्ड्स 2013 थे, जिन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय को एक प्रयोगशाला 1968 में इस तकनीक का आविष्कार किया था, और तत्पश्चात 1978 के निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप ओल्ड हेड जनरल अस्पताल में लुइस ब्राउन नामक टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म संभव हुआ, और इसके लिए एडवर्ड्स को 2010 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त होने वाले स्टेथोस्कोप, जिसे आला भी कहते हैं, ध्वनि तरंगों को अध्यारोपित के सिद्धांत पर कार्य करता है, और इस यंत्र के माध्यम से डॉक्टर हृदय और फेफड़ों के रोगों की पहचान करते हैं। भारतीय अंतरिक्ष प्रोग्रामों के कार्यान्वयन का सही कालानुक्रम इस प्रकार है। TERLS प्रोग्राम 1974 में, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टेलीविजन एक्सपेरिमेंट प्रोग्राम अगस्त 1975 में, अमेरिकी उपग्रह ATS-6 की सहायता से संचालित हुआ। सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट प्रोग्राम इसरो द्वारा डाक तार विभाग ने फ्रांस जर्मनी के सैम्फोनिया उपग्रह के सहयोग से 1977 से 1979 तक एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट एप्पल भारत का प्रथम भू-स्थिर प्रायोगिक संचार उपग्रह था, जिसे 19 जून 1981 को प्रक्षेपित किया गया। स्टेम सेलों का अनुसंधान महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्टेम सेल में एक महत्वपूर्ण भ्रूण का निर्माण की बृहद क्षमता होती है, और इससे विभिन्न रोगों से निजात में सहायता मिलती है। स्टेम कोशिका संबंधी अनुसंधान में मधुमेह, अल्जाइमर रोग, पार्किंसंस रोग, ल्यूकेमिया, हेपेटाइटिस, पक्षाघात और हृदय रोग से पीड़ित लोगों के लिए आशा की किरण दिखाई देने लगती है।
ऑप्टिकल फाइबर प्रकाशिक तंतुपूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा प्रकाश सिग्नल को इसकी तीव्रता में बिना क्षय हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित किया जा सकता है। ऑप्टिकल फाइबर क्वार्ट्ज कांच के बहुत लंबे और पतले हजारों रेशों से मिलकर बना होता है और प्रत्येक रेशे की मोटाई लगभग 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर होती है। कुछ रेडियो एक्टिव समस्थानिक और उनका उपयोग। तो समस्थानिक Na-24, इसका प्रयोग परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए होता है। इसके बाद P32 रुधिर की खराबी से उत्पन्न रोगों को ल्यूकीमिया के उपचार हेतु। इसके अलावा I-131 ये थायराइड ग्रंथि का विकार ज्ञात करने हेतु। Fe59 अरक्तता का रोग ज्ञात करने के लिए। कोबाल्ट-60 कैंसर के उपचार के लिए। आर्सेनिक-14 त्वचा संबंधी रोगों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो रेडियो एक्टिव समस्थानिक Na-24 परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए। P32 रुधिर की खराबी से उत्पन्न रोगों तथा ल्यूकीमिया के उपचार हेतु। I-131 थायराइड ग्रंथि के विकार ज्ञात करने हेतु। Fe59 अरक्तता रोग ज्ञात करने हेतु। कोबाल्ट-60 कैंसर के उपचार में। आर्सेनिक-14 त्वचा संबंधी रोगों के लिए। प्रदूषकों का दीर्घकालीन प्रभाव। कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका प्रभाव लीवर एवं किडनी की क्षति से हो जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड से लीवर और किडनी खराब हो जाती है। नाइट्रस ऑक्साइड से कैंसर हो जाता है। धूल के कण से श्वसन संबंधी रोग होता है और सीसा से केंद्रीय नर्वस सिस्टम जो होता है वो दुष्प्रभावित हो जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड से लीवर और किडनी प्रभावित होते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड से कैंसर, धूल कण से श्वसन संबंधी रोग और सीसा से केंद्रीय नर्वस सिस्टम दुष्प्रभावित हो जाता है। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान 4 डिग्री सेल्सियस है। अमेरिका के एच. लेवी को रेडियो कार्बन प्रणाली का आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। सर्वप्रथम 1949 में कार्बन आधारित तिथियों के निर्धारण की विधि की घोषणा की। रेडियो कार्बन का अर्थ है कार्बन 14 की विघटन प्रक्रिया से संबंध रखता है। व्यक्तियों की जेनेटिक स्तर पर पहचान के इस्तेमाल तकनीक को डीएनए फिंगरप्रिंट अथवा डीएनए प्रोफाइलिंग भी कहते हैं। डीएनए प्रोफाइलिंग टेक्नोलॉजी से जले हुए अथवा पहचान में न आने वाले मृत शरीरों को भी पहचान की जा सकती है। डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए मुख्य रूप से जैविकी नमूनों की जरूरत पड़ती है। जैविकी नमूनों में खून के धब्बे, जड़ सहित बाल वाला वीर, त्वचा कोशिकाएं, मुंह पर रखा कपड़ा, लार, अस्थिमज्जा और किसी ऊतक की कोशिकाएं शामिल की जा सकती हैं। ज्ञातव्य है कि डीएनए फिंगरप्रिंट का विकास सबसे पहली बार 1984 में ब्रिटिश वैज्ञानिक एलेक जेफरी ने किया था। राडार का प्रयोग रेडियो तरंगों द्वारा वस्तु की उपस्थिति और स्थिति ज्ञात करने के लिए किया जाता है और इसके द्वारा यह भी पता लगाया जाता है कि वायुयान की गति और दिशा की क्या स्थिति है। तो राडार का प्रयोग रेडियो तरंगों की वस्तुओं की उपस्थिति और स्थिति देखने के लिए प्रयोग किया जाता है और इसके द्वारा यह भी पता लगाया जाता है कि वायुयान की गति और दिशा क्या है। प्रथम विश्व युद्ध में ऊष्मीय वनीकरण संयंत्र भारत के लक्षद्वीप की राजधानी कवरावती में संस्थापित किया गया था और यह प्रतिदिन 1 लाख लीटर अलवण जल का उत्पादन करेगा। कैसिनी नासा द्वारा शनि एवं उसके उपग्रहों का अध्ययन हेतु प्रक्षेपित रोबोट अंतरिक्ष यान है। अंतरिक्ष माप नाभिकीय प्रायोगिक रिएक्टर, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर संलयन ऊर्जा की संभावनाओं को प्रदर्शित करने हेतु संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान के विकास की परियोजना एवं इस परियोजना में यूरोपीय संघ, जापान, चीन, भारत, दक्षिण कोरिया, रूस संघ एवं संयुक्त राज्य अमेरिका की भी सहभागिता है और यह परियोजना दक्षिण फ्रांस का द्रास नगर में है। तो इस प्रकार हमने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का जो भी लुसेंट में दिया गया है हमने उसको सभी पॉइंटों को बारीकी से पढ़ा और समझा। आशा है कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।